गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज बामनिया, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलीगढ़। आज हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यह सब्जेक्ट डिप्लोमा आरजीपीवी की ओसीबीसी स्कीम के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम 1 से स्टार्ट करते हैं। CO1 क्या कहता है? Explain basic block of communication system and classify various signal system and noise। इस CO1 के अंतर्गत 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, LO1, LO2 एवं LO3। LO डिस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड्स। आज हम लोग LO1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस LO1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच अंतर, मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एवं एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। After completion of this lecture, student will be able to learn about block diagram of communication system, difference between analog and digital communication, modulation, need of modulation, and at last analog modulation techniques। ये है हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग समझने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करता है। बेसिकली ट्रांसड्यूसर फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर का बेसिक फंक्शन है एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मेन कार्य सिग्नल को प्रोसेस करने का होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में। ब्रॉडकास्टिंग शब्द का मतलब होता है एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट टू मल्टी पॉइंट तक सिग्नल का ट्रांसमिशन। तो हम लोग बात कर रहे थे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसे ट्रांसमीटर प्रोसेस करने का कार्य करता है। इस सिग्नल की ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमीटर के द्वारा लिमिट किया जाता है। कहाँ तक? 5 किलोहर्ट्ज तक लिमिटेशन ट्रांसमीटर के द्वारा ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को प्रदान किया जाता है। AM मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्ट के केस में ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन का कार्य करता है। सेकंड, अगर हम लोग वायर टेलीफोनी की बात करें तो वायर टेलीफोनी में जो ट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन का वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जब हम लोग करवाते हैं तो वहाँ पर सिग्नल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा प्रदान किया जाता है। लास्ट हम लोग ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसमीटर जो होता है वो मेनली मॉड्यूलेशन का कार्य करता है। मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर जो होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन, एम्प्लीफिकेशन एवं मॉड्यूलेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा चैनल एंड द नॉइज। चैनल क्या होता है? चैनल एक्चुअली
चैनल वास्तव में एक प्रकार की फिजिकल लिंक होती है जो कि ट्रांसमीटर एवं रिसीवर को जोड़ता है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो माध्यम होता है वही आपका चैनल कहलाता है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, वायर्ड चैनल और वायरलेस चैनल। वायर्ड चैनल जो होते हैं वो आपका सिंपल वायर हो सकता है, कोई कोएक्सियल केबल हो सकती है, ओएफसी केबल हो सकती है आदि। यदि इस प्रकार का माध्यम आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ रहा है तो वो आपका वायर्ड चैनल कहलाएगा। सेकंड है आपका वायरलेस चैनल। वायरलेस चैनल ट्रांसमिटिंग एंड पर जो आपका एंटीना होता है उसके द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीविंग एंड पर जो एंटीना होता है उसके द्वारा सिग्नल को रिसीव किया जाता है। तो वायरलेस चैनल का मतलब है यहाँ पर जो लिंक है वो हवा के माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंड के एंटीना से रिसीविंग एंड के एंटीना तक पहुंचता है। तो थ्रू एयर आपका सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। तो जो मीडियम हो गया यहाँ पर वो आपका एयर हो गया है, तो ये आपका वायरलेस चैनल होगा। अगर हम लोग नॉइस की बात करें तो नॉइस जो होता है वो एक अनवांटेड सिग्नल होता है, अवांछनीय सिग्नल होता है जो कि चैनल के अंदर सिग्नल के साथ कभी भी कम्युनिकेशन के दौरान जुड़ जाता है। ये हमारे वास्तविक सिग्नल को डिस्टॉर्ट करने का कार्य करता है। अगर हम लोग बात करें रिसीवर के कार्य की, तो रिसीवर जो होता है उसका मेन कार्य जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जो रिसीवर के इनपुट पर जो सिग्नल प्राप्त होता है उसको मूल रूप में रिप्रोड्यूस करने का होता है। यहाँ पर रिसीवर डीमॉड्यूलेशन का वर्क करता है। डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन का कार्य किया जाता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन क्या करता था, एक वीक सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि कमजोर आवृत्ति वाले सिग्नल को ज्यादा आवृत्ति वाले सिग्नल के साथ जोड़ के फिर ट्रांसमिट करता था, उसको हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पर रिसीवर में क्या होता है, उस कम आवृत्ति वाले सिग्नल को, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उसको उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से अलग कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस प्रकार हम लोग हमारा वास्तविक सिग्नल पृथक कर लेते हैं, यानी कि हम लोग वास्तविक सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं। यह रिसीवर का मेन कार्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले हम लोगों को इसकी वर्किंग समझना है। अब इसकी वर्किंग ये कैसे कार्य करता है, मान लेते हैं इनपुट मैसेज सिग्नल एक फिजिकल एनर्जी के रूप में हमको मिलता है। अब उस फिजिकल एनर्जी को या फिर उस फिजिकल सिग्नल को हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर को देते हैं। यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर उस फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आउटपुट पर, ट्रांसड्यूसर के आउटपुट पर हमें मिला है, वो हम लोग देते हैं ट्रांसमीटर को। वो सिग्नल जाता है ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग करेगा, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट में ये अलग अलग तरीके से कार्य करता है। हम लोगों ने समझा है, ये ऑडियो फ्रिक्वेंसीज को लिमिट करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, मॉड्यूलेशन करता है। तो यहाँ ट्रांसमीटर सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद चैनल के माध्यम से रिसीवर तक भेजता है। चैनल आपका यहाँ पर वायर्ड चैनल हो सकता है, वायरलेस चैनल हो सकता है। जब सिग्नल रिसीवर के इनपुट पर मिलता है तो रिसीवर यहाँ पर डिमॉड्यूलेशन का वर्क करता है। डिमॉड्यूलेशन यानी कि हम लोग समझते हैं जो ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन किया गया था उसकी विपरीत प्रक्रिया। तो यहाँ पर रिसीवर पे हमें जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो कैरियर वेव से अलग होकर डिमॉड्यूलेशन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। वो जो ओरिजिनल सिग्नल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिला है वो आगे जाता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास। ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से इसके मूल स्वरूप में बदल देता है। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कार्य करता है। यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक और है, नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। ये जो नॉइज होता है ये एक अनवांटेड सिग्नल होता है। ये जो नॉइज होता है ये एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो हमारे चैनल में सिग्नल के साथ कभी भी ऐड हो जाता है और हमारे ओरिजिनल सिग्नल को ये डिस्टॉर्ट करने का कार्य करता है।
तो इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम लोग ये समझ चुके हैं ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल एंड द नॉइस रिसीवर। आगे हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के टाइप। अगर हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप की बात करें, कम्युनिकेशन के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं इनको हम लोग मैसेज सिग्नल के आधार पर अलग अलग करते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन की यदि हम लोग बात करें तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो मैसेज सिग्नल होगा वो एनालॉग इन नेचर होगा, यानी कि वो एनालॉग प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार के मैसेज सिग्नल के साथ यदि हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन, इस प्रकार का कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन से विपरीत, इसका जो मैसेज सिग्नल होता है वो डिजिटल प्रकृति का होगा, यानी कि डिजिटल इन नेचर होगा। तो इस प्रकार के मैसेज सिग्नल के साथ यदि हम लोग कम्युनिकेशन करवाते हैं तो उस प्रकार का कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन मैसेज सिग्नल के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सीधा लिखा हुआ है, a process by which some characteristic of carrier wave is varied in accordance with the instantaneous value of modulating signal। यानी कि कैरियर वेव का कोई एक पैरामीटर या कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आधार पर चेंज होता है, अल्टर होता है, और इस प्रकार हम लोग को एक मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और जिस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर मॉड्यूलेशन किया जाता है, यानी कि जो आपकी कैरियर वेव होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, उस जिस फिक्स फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर मॉड्यूलेशन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है आपकी, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, अधिक होती है, और मॉड्यूलेशन के परिणाम स्वरूप हमें जो वेव प्राप्त होती है, इसके रिजल्टेंट के रूप में हमें जो वेव प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। और जो ट्रांसमिटिंग एंड पर जो एंटीना होता है उसके द्वारा मॉड्यूलेटेड वेव को ही ट्रांसमिट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड AM, FM और PM। जो मॉड्यूलेशन होते हैं ये तीन प्रकार के, ये आपके मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव के कौन से पैरामीटर को अल्टर किया गया है, यानी कि कौन सा पैरामीटर प्रभावित हुआ है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, उसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यदि एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यदि फ्रिक्वेंसी, और फेज मॉड्यूलेशन यानी कि यदि फेज प्रभावित मतलब अल्टर हुए हैं, तो उस आधार पर ये तीन भागों में बांटे गए, AM, FM और PM। जो कैरियर वेव होती है आपकी वो एक हाई फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, और ये हम लोग RF ऑसिलेटर से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ एंटीना। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें हम लोगों के पास है फर्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव रेडिएशन एंड रिसेप्शन विल बी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। यानी कि जो आपका एंटीना की हाइट है, ट्रांसमिटिंग एंड पर जो आपका एंटीना होता है उसकी हाइट है, उसकी हाइट 1/4 ऑफ वेवलेंथ होगी, यानी कि λ/4 होगी फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड इफेक्टिव रिसेप्शन। इसके लिए 1/4 होगी। ठीक है, तो आपकी एंटीना की हाइट λ/4 हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं लेमड़ा जो होता है वो C/f होता है, यानी कि C जो होता है वो क्या है? C आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। किस सिग्नल को आप लोग ट्रांसमिट करना चाहते हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, तो वो f हो गया।
तो हमारा जो एंटीना की जो हाइट हो जाएगी λ/4 यानी कि h जो हो जाएगा वो हो जाएगा c/4f। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर एंटीना की हाइट की प्रैक्टिकेबिलिटी देख लेते हैं। मान लेते हैं जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। अब इस केस में यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एंटीना की हाइट आती है 2500 किलोमीटर और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं 3 किलो हर्ट्ज। इस केस में यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो एंटीना की हाइट आती है 25 किलोमीटर, जो कि ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं 3 मेगाहर्ट्ज। इस केस में यदि एंटीना की हाइट कैलकुलेट की जाए तो वो आती है 25 मीटर, जो कि हम लोग एंटीना को डिजाइन कर सकते हैं। इतनी हाइट का एंटीना डिजाइन किया जा सकता है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीजेस। और हम लोग फ्रीक्वेंसी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मॉड्यूलेशन करके। तो पहले पॉइंट से क्लियर है कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। मॉड्यूलेशन करके ही हम लोग जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसबैंड सिग्नल की, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। और जितना फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा देंगे उतना एंटीना की हाइट हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, और हम लोग के लिए एंटीना बनाना आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, टू रिमूव इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस को हटाने के लिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब किस प्रकार, देखो जो ऑडियो सिग्नल जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल, यानी कि जो ऑडियो सिग्नल होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, ये हम लोग जानते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं। यदि हम लोग मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं उस केस में बहुत सारे रेडियो स्टेशन जो कि इसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं के साथ हमारा सिग्नल मिक्सड अप हो जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो स्टेशन होते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। यदि हम लोग भी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल का ट्रांसमिशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दूसरे रेडियो स्टेशन और हमारे सिग्नल के बीच जो ट्रांसमिशन होगा, यानी कि जो उनका सिग्नल होगा और जो हमारा सिग्नल होगा उसमें मिक्सड अप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, यानी कि इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मॉड्यूलेशन करने के बाद हम लोग इस फ्रीक्वेंसी रेंज से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, मेगाहर्ट्ज की रेंज में आ जाते हैं। उस केस में हम लोग का जो सिग्नल होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी सिग्नल की, वो इन सिग्नल के साथ कोलिजन नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ नॉइज। नॉइज को कम करने के लिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं नॉइज को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मॉड्यूलेशन अप्लाई करने के बाद इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है मॉड्यूलेशन, फिर पढ़ा हम लोगों ने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। यहाँ है एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। हम लोगों ने अभी पढ़ा है एंटीना की हाइट को कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। सिग्नल की मिक्सिंग को नहीं कराना है हमें, सिग्नल की मिक्सिंग अगर हो जाएगी तो हमें वास्तविक सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसे नो सिग्नल मिक्सिंग के लिए, इंक्रीज कम्युनिकेशन रेंज के लिए, कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ाने के लिए भी मॉड्यूलेशन आवश्यक है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अनुसार बदलता है। हम लोगों ने मॉड्यूलेशन की परिभाषा जब पढ़ी थी, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव, जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आधार पर चेंज होते हैं। यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। यदि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर अल्टर हो रहा है
कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर अल्टर हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमें वेव प्राप्त होती है इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। पहला डायग्राम जो है हमारा वो बेस बैंड सिग्नल का है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। दूसरा आपका कैरियर वेव है, तो हमें दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो एम्पलीट्यूड है इसके आधार पर तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अल्टर हो रहा है। किसके आधार पर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के आधार पर। तो ये जो हमें लास्ट में वेवफॉर्म प्राप्त हुई है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है। इसे हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसकी अगर डेफिनेशन हम लोग पढ़ें तो जब किसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होती है तथा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड अप्रभावित रहता है तो इसे हम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। देखो हम लोगों ने इसमें क्या समझा, जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज हो रही है। तो इस प्रकार की मॉड्यूलेशन हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, जो आपको कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, वो प्रभावित नहीं होता है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होती है। ये जो हमें पहला डायग्राम दिख रहा है वो बेस बैंड सिग्नल है, फिर आपका सेकंड जो है वो आपका कैरियर सिग्नल है, और जो आपको लास्ट में दिख रहा है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। देखो एक्चुअली में एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के ही दो प्रकार होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। यदि फ्रीक्वेंसी के आधार पर फ्रीक्वेंसी अल्टर होकर मॉड्यूलेशन होता है तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। और यदि एंगल यानी कि फेज अल्टर होकर फेज परिवर्तित होकर यानी कि फेज के आधार पर अगर मॉड्यूलेशन होता है तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आप लोगों के सामने फेज मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म दिखाई दे रही होगी। कैरियर का जो फेज होता है इस चेंज इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर जो आपका कैरियर वेव होती है उसका फेज एंगल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आधार पर चेंज होता है, अल्टर होता है। तो इस प्रकार जो हमें मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म प्राप्त होती है वो फर्स्ट फेज मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ये समझ में आया? ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।